आपने इस पवित्र गृह में शिक्षा के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के माध्यम पे एक सार्थक चर्चा पिछले 6 घंटे से आपने अनुमति दिया। इस सदन के अत्यंत सम्माननीय 29 माननीय सदस्यों ने अपने सुविचारित अभिमत को रखा। मैं सबसे पहले आपको तथा सभी माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस वितर्क को, इस चर्चा को, वितर्क तो कहना उचित नहीं होगा, इस चर्चा को बहुत समृद्ध किया, बहुत उसकी गरिमा बढ़ाई। मैं सभी का व्यक्तिगत रूप में आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबने स्वीकार कहा, सबने सुझाव दिया, सबने अपना अभिमत रखा। सभी पार्टी के लोगों ने एक डेमोक्रेसी में शिक्षा जैसे विषयों में ये अपेक्षा करना उचित भी नहीं है कि सभी का मत एक रूप हो जाएगा। विद्वानों की एक रूपता हो जाती तो मानव सभ्यता के रूप और कुछ होता, इससे और आपसे कौन ज्यादा उसको समझे। लेकिन इस विषय में सब सहमत थे। कोई भी सभ्यता की मूल रीढ़ कोई होगा तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था होगा, उस देश की नई पीढ़ी होगा। आज सबने उस विषय को दोहराया है, सबने इस अच्छे बात को प्रकाशित किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा करना शुरू किए हैं, तब से वर्षवारी उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल एलोकेशन शिक्षा के ऊपर बढ़ा ही रहे हैं। इसमें तथ्य यही कहता है। इस बार भी 1,28,650 करोड़ पिछले वित्तीय अनुदान से जितना हुआ था उससे लगभग 6.22% वृद्धि इस बार भी बजट में हुई। 2013-14 में स्कूली शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन 52,701 करोड़ था। ये 25-26 की वित्तीय वर्ष में ये अनुदान बढ़ के 78,572 करोड़ तक पहुंचे है। ये वित्तीय अनुदान की वृद्धि प्रमाणित करता है सरकार की प्रतिबद्धता। विशेष करके आज हमारे देश में अगर एज ग्रुप वाइज पॉपुलेशन को हम एक कैलकुलेशन करते हैं, अमूमन थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है। कुछ राज्यों की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुआ है, कुछ राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए एज ग्रुप इज अराउंड 2 करोड़। अगर आज जो शिक्षा व्यवस्था में हम एज 3 को प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको एनईपी ने परामर्श भी दिया है, हमारी देश में बाल आंगनबाड़ी एक पुरानी व्यवस्था है। अभी बाल वाटिका हमने उसमें एक नई पाठ्यक्रम के साथ शुरू किया है। दोनों मिलके हम लोग उसमें काम करें। भारत सरकार की महिला बाल विकास विभाग और भारत सरकार की शिक्षा विभाग, दोनों में कोई असामंजस्य नहीं है। दोनों मिलके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि देश की न केवल विश्व की विशेषज्ञ ये मानते हैं, बालक की, बालिका की छोटे उम्र में ही मानसिक विकास हो ही जाता है। इसलिए पहली बार एनईपी में भारत सरकार एक नीतिगत निर्णय किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी हमारे साथ है। अभी हम तीनों लोग बैठे थे, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग, क्योंकि आज देश में लगभग 100% इंस्टीट्यूशनल बार्थ होती है, उसकी पंजीयन होती है। ये बच्चा सीमलेसली कैसे आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल तक जाए। देश में पिछड़े इलाका में, ग्रामीण इलाका में, बस्तियों में बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, संपन्न लोग प्ले स्कूल में भेजते हैं। उसको धीरे धीरे एक कैरिकुलम फ्रेमवर्क में, कॉमन कैरिकुलम फ्रेमवर्क में मिनिमम हम लोग इकट्ठा कर पाए। इसीलिए आज हम एज 3 से अगर हम 18 तक, 12वीं तक ये स्कूल एज ग्रुप को हम दिखेंगे तो लगभग उसमें ये 15 साल में 30 करोड़ बच्चे। उन 30 करोड़ बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी 2 प्रमुख देखभाल है, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी एजुकेशन। ये दोनों के बारे में मैं तो मेरे जो 1,28,000 करोड़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के
आपने मैंने जो 78,572 करोड़ तो एजुकेशन की दायित्व बताया, लेकिन उसके अलावा हेल्थ की और उसके अलावा WCD की खर्चे भी उसके ऊपर है। हम सब लोग आज प्रतिबद्ध है इस जो अर्ली एज की, जब से जो NEP में ये कहा है कि बच्चा 3 साल से 3, 4, 5 ये आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, कई जगह पे हमारे देश में आंगनबाड़ी और बाल वाटिका को-लोकेटेड है। हमारी इस बार बजट में भी सक्षम आंगनबाड़ी की कल्पना की गई है, पोषण 2.0 की कल्पना की गई है, उसके लिए भी अलग वित्तीय प्रबंधन किया गया है। कोई रिपीटेशन नहीं है, दोनों की कैलोरी वैल्यू, दोनों की सब लोगों को मिले, कोई भी किसी स्कीम से कवर हो। आज डिजिटल की दुनिया में हमारे पास पिन पॉइंटेड अकाउंटिंग की व्यवस्था है, सब लोग आभा की ID से रजिस्ट्रेशन होते हैं, बाद में स्टूडेंट ID आपार में वो कन्वर्ट होती है, आभा आपार मिला के जो आधार एनेबल्ड है, ये सब की आज पंजीयन किया जाता है। उन सभी की देखभाल सभी लोग इंस्टीट्यूशन में आए, डिलीवरी से लेके प्री स्कूल एजुकेशन तक इंस्टीट्यूशन में आए, और एज 6 से आगे ये फॉर्मल स्कूल में आए, क्लास 1 में आए, ये आज सरकार की व्यवस्था है। उनके लिए नई शिक्षा नीति में हमने जोर दिया है, प्ले बेस्ड एजुकेशन हो, सॉन्ग बेस्ड एजुकेशन हो, लोकल स्टोरी, लोकल डांस, लोकल ड्रामा आधारित एजुकेशन हो, जितना स्थानीयता आ पाए भाषा में और कथा कहानी में, यह सरकार की रणनीति की हिस्सा है। इसमें WCD और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरे को कई सारे विषय को मैं चुंबक में, ऐसे शिक्षा एक विषय है जिस तन्मयता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस इमोशनल अटैचमेंट के साथ सबने कहा, मैं विनम्रता से कोशिश करूंगा सभी की कुछ कुछ विषय को जो उनके मन में जिज्ञासा है, जो कुछ शंका है, उसको उत्तर देने के लिए। लेकिन मैं प्रारंभ में सरकार की नीति के बारे में थोड़ा आपके सामने, आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहूँगा। मैं 3 उपक्रम को, शिक्षा विभाग की इस बार वित्तीय एलोकेशन की 3 उपक्रम को आपके सामने एक फेज में उल्लेख करना चाहूँगा। वो क्या है? अभी कईयों ने कहा कि भाई सरकारी स्कूल को क्या करते हो, प्राइवेट स्कूल ज्यादा बढ़ेंगे क्या? कम से कम मोदी जी की सरकार की ऐसे मंशा नहीं है। इसीलिए मैं कि अगर उदाहरण दूं, एक ही स्ट्रोक में इस बार बजट में निर्णय हुआ है, देश में जितने सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सभी सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड की इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाया जाएगा। इसके लिए भारत नेट को काम दे दिया गया है, भारत नेट उसके काम शुरू कर दिया। हमारी देश में कभी अध्यक्ष जी पहले शिक्षा की प्रायोरिटी था एक डिग्री लेना, एक नौकरी के अन्वेषण में, नौकरी की तलाश में अपने जितना मिनिमम ज्ञान को इकट्ठा करना। लेकिन आज एक जिस स्टेज में हमारी देश पहुंची है और हमारी देश की नौजवानों की जो मेधा है, पहले भी था, लेकिन पहले हमारे देश में प्रायोरिटी ब्रेड बटर मिनिमम एमिनिटीज की थी, लेकिन आज एस्पिरेशन नई ऊंचाई तक पहुंच रही है। उस समय में देश में, और देश एक बड़े गांव की हिस्सा हो चुका है। हम आज एक बड़े गांव में, एक यूनिवर्स में रहते हैं, जो छोटी गांव है, उस छोटी गांव में भारत एक इलाका है। उसमें हमारी नॉलेज लेवल को ना केवल भारत के लिए बनाना, विश्व के कल्याण के लिए बनाना, हमें विश्व गुरु नहीं बनना है, हमें विश्व बंधु बनना है। ये आज हमारी सरकार की फिलोसफी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विश्व बंधु के दायित्व लेने वाले। इसलिए हम लोगों ने जब G20 के प्लेटफॉर्म पे विश्व की संपूर्ण देशों का एकजुट हुआ, जुटान हुआ, उस समय में हम लोगों ने ये नहीं भूला कि हमारी दायित्व ग्लोबल साउथ के नाम पे विश्व के गरीब देशों के प्रति भी है। जब विश्व की G20 के अवसर पे ग्लोबल साउथ की कॉन्क्लेव हुआ, उस समय में एजेंडा सब क्या था? एजेंडा था उन देशों में शिक्षा कैसे होगी, उन देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, भारत उनमें क्या मदद कर सकती है, हेल्थ में क्या हो सकता है, रिसोर्स जनरेशन में क्या हो सकता है। भारत गरीबी से आज ऊपर बढ़ के पिछले 10 साल में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा के ऊपर लेके आए। ये अनुभव आज भारत एक बंधु के नाते, गुरु के नाते नहीं, कभी जमाने में लगाए गए हो गए शब्दावली, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शब्द है हम विश्व बंधु बनना चाहता है। इसलिए हमारी देश के बच्चों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। हमने पिछले 7 साल में अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम पे 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की
हर एक स्कूल में टिंकरिंग एक लैबोरेटरी होती है, लेकिन हमने उसकी स्तर बढ़ाई है। Please, no. John Vitas, Please, no interruption, Mr. John. No interruption, please. I need your protection, Please. sir. John Vitas, you are a good friend of mine. At least I listen to you very aptly. Please bear the democracy at least. You are a knowledgeable person. Please bear the democracy at least. And you are a very person from Shankaracharya's place. Please bear that. आज इस सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब एक ही स्ट्रोक में निर्णय किया, आने वाले 5 साल में हम करने वाले हर एक टिंकरिंग लैब की आज की स्पेंडिंग शायद आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में एक टिंकरिंग लैब पे 20 लाख रुपया की स्पेंडिंग होगी। 10,000 है और 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब प्रोरोटा में आबादी के हिसाब से दिया जाएगा और चैलेंज रूट पे दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी हर एक प्रमुख स्थान पे एक हब एंड स्पोक मॉडल पे एक साइंस लैब, एक इनोवेशन सेंटर, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की कल्चर बन पाए, ये एक अटल टिंकरिंग लैब की प्रमुख उद्देश्य है। ये इस बजट की इस बार का प्रमुख योजना फ्यूज के लिए नहीं, योजना सभी के लिए है। हमने इस बार देखिए इस एनईपी का एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा, इसमें कुछ वैचारिक दृष्टिकोण है, एक पटुता है। यस, आई डोंट हाइड दैट ऑल्सो। हमारी एक दृष्टिकोण है भारत की सभ्यता को कैसे देखना। इस देश की जनता ने हमें स्वीकृति दिया है, हम उस सारे मुद्दे को लेकर जनता के पास गए थे, एक बार नहीं 3 बार गए हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम किसी भी विषय किसी के ऊपर लादना नहीं चाहेंगे, लेकिन भारतीयता के ऊपर हमारी एक नाज है, भारतीय भाषाओं के ऊपर हमारी नाज है। इसलिए इस बार की बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके ऊपर इंग्लिश भी है 23। भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कम से कम 1000 पाठ्य पुस्तक, 1000 पाठ्य पुस्तक 22 भाषाओं में। शायद तमिलनाडु की मैथमेटिक्स की पुस्तक आसाम के विद्यार्थियों को काम आएगा, शायद पंजाब की लिटरेचर की कोई विषय शायद उड़ीसा में इंस्पायर करेगा, शायद उड़ीसा की कोई पाठ्य पुस्तक गुजरात को इंस्पायर करेगा। इसलिए आज भारत की जो रत्न भंडार अनेक भाषाओं में छुपी हुई है, ये सारे को उजागर करने के लिए इस सरकार की प्रायोरिटी है। हमने भारतीय भाषा पुस्तक योजना आज लागू करने का दायित्व लिया है, इस बजट ने उसके बारे में उल्लेख किया है। उपाध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा में आज 13-14 में कितना स्पेंडिंग होती थी? उच्च शिक्षा में 13-14 में 26,750 करोड़ रुपया स्पेंडिंग होती थी। इस बार बजट में हमने वित्तीय प्रबंधन किया है 50,077.95 करोड़। यह हमारी विनम्रता के साथ ये सूचित में करना चाहूंगा इसकी तरफ। आज हम विश्व की उच्च शिक्षा को वैश्विक करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा, माननीय प्रधानमंत्री मानते हैं कि सर्टिफिकेट, डिग्री, इसकी अपनी एक महत्व है, लेकिन कॉम्पिटेंसी, हुनर, कौशल्य, स्किल, उसकी अपने आप में बहुत महत्व है। आज हमारे देश में नौजवानों को, अभी की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले आने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको प्राथमिकता देना पड़ेगी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे। हमारी जो लैंडस्केप बन रहा है जॉब की, न्यू लैंडस्केप ऑफ जॉब के बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इसी बार में तो पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दायित्व दिया था, उसको मैं अगर याद करूं, एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन सस्टेनेबल सिटी, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पिछले बजट में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के दायित्व दिया गया था। इस बार एआई फॉर एजुकेशन 500 करोड़ रुपया की एक दायित्व अनुदान इस बार सरकार ने। आईआईटीज की सीट बढ़ाई गई, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो पीएमआरएफ 5 साल में 10,000 बच्चों को उच्चतर गवेषणा के लिए नेट यूजीसी के द्वारा चलने वाले नेट जेआरएफ की बियॉन्ड साइंस स्टूडेंट्स के लिए 10,000 नए स्कॉलरशिप की योजना बनाई गई। उसकी परिणाम
आज सरकार की जो हम डाटा देखते हैं, ड्रॉप आउट रेट काफी मात्रा से घट रही है। प्राइमरी लेवल पे घट रही है, सेकेंडरी लेवल पे घट रही है। महिलाओं की शिक्षा में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, प्राइमरी में बढ़ रहा है, सेकेंडरी में बढ़ रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी तीनों वर्ग में आज एंट्री लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अभी पीएम पोषण, पीएम श्री ऐसे फ्लैगशिप्स प्रोग्राम जो एनईपी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सारे प्रोग्राम के बारे में कई विषय में चर्चा हुई। मैं थोड़ा एक दो विषय का क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में चर्चा हुई। शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं और स्पेसिफिक आगे थोड़ा कहूंगा, लेकिन अभी इसी स्टेज में कहूंगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए जो डाइट है जिला स्तर पे, सारे डाइट को धीरे धीरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके, जो नए टीचर सबने चिंता की, हमारे आदरणीय सुधा मूर्ति जी सबसे ज्यादा उन्होंने चिंता किया कि हमारा शिक्षकों की दक्षता बढ़नी चाहिए। हमारे देश में उपाध्यक्ष जी आज 25 करोड़ स्कूली विद्यार्थी है, 4 करोड़ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी है। 25 करोड़ जब मैं कहता हूं, उसमें एंट्री लेवल पे जीआर लगभग 100%, सेकेंडरी लेवल पे ये 80% है। हर सेकेंडरी लेवल में 11वीं 12वीं में ये संख्या घट के 75% होती है, यानी वो भी थोड़ा ड्रॉप आउट 25%, 20% है ऊपर की कक्षाओं में। हायर एजुकेशन में इट इज अराउंड 27-28% है। इसको और भी आगे बढ़ाना है। यह सब करने के लिए शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है, उसको हम लोग निश्चित रूप में ध्यान रखेंगे। मैं एक ही प्रमाण देना चाहूंगा कि डाइट को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत सबने कहा कि समग्र शिक्षा में ये नहीं था, वो नहीं था, ये क्यों आया? नहीं था, लेकिन जब ये सबने ध्यान दिया कि भाई शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हमने मिड कोर्स एक स्टेप लिया कि हमें प्रायोरिटी करना पड़ेगा टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग को। एनईपी ने ही कहा है, इसलिए हमने हर एक डाइट को मजबूत करने के लिए टेलर मेड, जो डाइट की जो आवश्यकता है, कोई यूनिफॉर्म स्कीम नहीं है। सबने कहा कि भाई आप थोपो मत, नहीं, हमने राज्यों को परामर्श किया, राज्यों उस पर्टिकुलर डाइट को कहा आपको एक स्केल बनाओ, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से भारत सरकार टेलर मेड डाइट बनाने के लिए हम अपना मदद बढ़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, आज जो एक विषय एनईपी में कहा गया है भाषा के बारे में, आज मैं कहूं भारत एक बहुभाषी देश है। इसकी राज्य और उसकी यूनियन टेरिटोरीज में और उसकी जो कल्चरल ग्रुप एरिया है, क्लस्टर है, उसमें अनेकों भाषा कहा जाता है। आज अभी तक एनसीईआरटी ने देश की बच्चों में, हमारे उड़ीसा के सांसद बीसी साहब ने कहा आदिवासी भाषाओं के बारे में, मैं इसको स्वीकार करता हूं। आज एनसीईआरटी 104 भाषा में, सभी राज्यों की 104 भाषा में प्राइमर बनाया है, द्विभाषी बनाया है, इसीलिए कि बच्चों की पढ़ने में, समझने में सुविधा हो। आज लिटरेसी की संख्या बढ़ रही है। कई विषय सैद्धांतिक बात कहा जाता है कि भाई क्यों हम बहुत भाषा पढ़ेंगे, ये सबकी मत हो सकता है। पिछले दिनों में संविधान सभा में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। मैं कभी कभी देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी की समय के हिसाब से स्टैंड बदलनी चाहिए, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। रिग्रेसिव हो, कभी कभी मैं एक स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में घबराता हूं। संविधान सभा में आप ही की बोलबाला ज्यादा था। चर्चा नेशनल लीडरशिप ने किस आधार पर किया था? भाषा को लेकर क्या चर्चा हुई थी, क्या कॉन्सेंसस बनी थी, कैसे हम आगे बढ़े? मैं इसीलिए बड़ा इमोशनल होकर कहता हूं, मेरे को पिछले 24 घंटे में बहुत सुनना पड़ा। मैं इस देश की पहला भाषा आधारित प्रशासनिक इकाई का सुपुत्र हूं, उड़िया आदमी हूं। उड़ीसा 1936 में, उपाध्यक्ष जी हम आप ही से आए। 1936 में 1911 में हम पहले बंगाल प्रेसिडेंट से आप और हम अलग हुए। फिर 1936 में आप हमको छोटे भाई करके हमको मान्यता दिया। मैं पहला भाषा आधारित राज्य का व्यक्ति हूं, इसलिए भाषा के अपने आप में महत्व है।
इस देश में पिछले 78 साल में भाषा को लेकर बहुत बात कही गई है। मैं आज आपकी अनुमति से इस पवित्र गृह में एनईपी ने भाषा के बारे में क्या कहा है मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, आज भारत में विश्व क्या मानता है, भारत छोड़िए विश्व क्या मानता है। जब कोई सदस्य, वरिष्ठ सदस्य कहेंगे आप, मैं खड़गे जी का अनुमति लेके उनका नाम लेना चाहूंगा। खड़गे जी जैसे सीनियर व्यक्ति जब यहाँ चर्चा में दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, थोड़ा उठ के गए कि आप भारत के कुछ इलाका को अलग करना चाहते हो भाषा के नाम। ऐसा नहीं है माननीय खड़गे जी, ऐसा नहीं है। आप जिस इलाका से आते हो वहां बहुभाषी है, वहां कन्नड़ है। मैं गुलबर्गा जानता हूं, हैदराबाद कर्नाटक की वो पुराना हिस्सा है, वहां हिंदी भी चालू, हिंदी भी, उर्दू आधारित हिंदी भी समझा जाता है। मैं वहां गया हूं, वहां इंग्लिश तो है ही, वहां स्थानीय एक दो लैंग्वेज भी है, तेलुगु भी है। क्या हम इस विविधता को अस्वीकार कर दें? आज विश्व क्या कह रहा है? इस बार 2024 को द इंपैक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म ऑन ग्लोबल एजुकेशन के बारे में चर्चा हो रही है। 2023 में मल्टीलिंगुअलिज्म एंड जॉब मार्केट इन ईयू, ये चर्चा हो रही है। हम कहां फंसे हैं? क्या कोई अधिकार बात, किसी के अधिकार हनने के लिए, किसी को आहत करने के लिए भाषा का उपयोग करेंगे? कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह पाप न कभी किया है, न आने वाले दिनों में करेगा। हमारे दृष्टिकोण अलग है, यह विचारधारा का विषय है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, दुनिया के मानव को एक परिवार की दायित्वदारी मानने वाले हैं। हमको यह बात मत पढ़ाइए, हम विभेद करने वाले लोग नहीं है। आज ये शिक्षा हमको उपलब्ध कराती है। आज शिक्षा की एनरोलमेंट बढ़ी है। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में पिछले दशकों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज देश के अंदर कुछ चुनौतियां हैं, देश की नौजवानों की एस्पिरेशन आसमान छू रही है। उस समय में उनकी डिग्री की महत्व, उनकी क्षमता और कॉम्पिटेंसी की उपयुक्त समायोजन, यह सरकार के सामने चुनौती है। इसीलिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, यह कोई अलग दुनिया सरकार ने नहीं मानी है। इसको एक रूप होकर एक रोड मैप बनाने के लिए, 21वीं सदी की मानव संबल बनाने के लिए हम लोगों ने आज चिंता किया है। मैं अगर रिसर्च के बारे में कई चर्चा सारे किया गया है, रिसर्च की पैसा घटा दिया गया है, रिसर्च के बारे में कई प्रकार की तथ्य और कई प्रकार की जानकारी यहाँ बताया गया है। मैं अगर उपाध्यक्ष जी, मैं 2-3 तथ्य आपके सामने कहूंगा। 2015 में क्या स्थिति थी और 2022 में क्या स्थिति हुआ। 2015 में इस देश में रिसर्च पब्लिकेशन 1,45,000 होते थे। आज 2022 में रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या 2,73,000 है। यह हमारी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग स्पेसिफिक रिसर्च में 165% की वृद्धि हुई है। इसीलिए आज पेटेंट देश में ज्यादा बन रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इसीलिए हम दुनिया के 3 नंबर देश बने। ऐसे ही नहीं हुआ उपाध्यक्ष जी, उसके लिए कुछ योजना बनाई गई है, उसकी उपलब्धि आज बोल रहा है। पेटेंट फाइल में 93% की ग्रोथ हुई है। 2014 में 42,763 पेटेंट हुए थे, आज 2023 में 82,881 पेटेंट हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में हम 2014 में 76 रैंक पे थे, आज बढ़ के 39th रैंक में पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है उपाध्यक्ष जी। आज लगभग 2,500 उच्च शिक्षण संस्थान में, 300 यूनिवर्सिटी में R&D सेल खुल गया है। आज स्मार्ट इंडिया हैकाथन हमारी देश की उच्च शिक्षा की बहुआकांक्षित योजना बन चुकी है। देश की जो इनोवेटर है, विशेष करके उपाध्यक्ष जी, मैं महाराष्ट्र की पुणे में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, महाराष्ट्र सरकार की एक मर्यादा संपन्न कॉलेज है। उस कॉलेज में एक बार मैं गया था, उनकी समावर्तन उत्सव में मैंने एक इसी स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेशन किया हुआ एक लड़के की इनोवेशन को देखा। उपाध्यक्ष, जो लड़के को इंग्लिश कहना नहीं आता है,
हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता है, बोलता है मराठी। सर, इनोवेशन क्या क्या है? इनोवेशन क्या है? मनुष्य के शरीर में जो लेजर वेल्डिंग कैसे होगा, मनुष्य के शरीर के अंदर लेजर से कैसे जुड़ा होगा, उसकी एक टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाला। उसको स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता दिया है। इस लड़के को पूछा तुम्हारी व्यवसाय कितना हो गया है, उसकी 1.5 करोड़ रुपया की बिजनेस 2 साल पहले हो चुकी थी, आज और भी बढ़ चुका होगा। ये आज नया भारत हम बना रहे हैं। ये भाषा की कोई मोनोपोली के कारण नहीं हो रहा है। इनोवेशन तब हो पाएगा अगर एक व्यक्ति जिस भाषा में बचपन से सीखा है, समझा है, उसी भाषा को लेकर आगे बढ़ेगा, तब जाके इनोवेशन कर पाएगा। ये एनईपी की उपलब्धि है। आज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एनईपी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था, उसकी कमेटी बन गई है। 50,000 करोड़ रुपया की इसके लिए वित्तीय प्रबंधन की एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। आज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक ज्ञान की पहले एक लाइब्रेरी एक महंगा सब्सक्रिप्शन लेता था। भारत सरकार अपने पैसा खर्चा करके सारे लाइब्रेरियों को इकट्ठा करके एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, लोग मजाक उड़ा कि भाई आप एक करना चाहते हो, भाई एक करने में अगर देश की सामान्य गरीब विद्यार्थियों को अच्छा मटेरियल उपलब्ध होगा तो आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? आप उसको स्वागत करना चाहिए। आज जैसे रिसर्च इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में मैंने उल्लेख किया, हमारी देश में आज इसकी नई पंचम लहर आ रही है। आज हमारी इन दिनों में उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, एक ही उदाहरण अगर मैं दूं, स्पेस की नीति परिवर्तन किया। पहले स्पेस में सरकार की मोनोपोली होती थी। सरकार ने तय किया कि हमारे नौजवानों के लिए उसको समर्पित करे। लो ऑर्बिट सैटेलाइट हमारे जवान बना सकता है, नौजवान बना सकता है। सर, मैं खुद देख के आऊं चेन्नई की रिसर्च पार्क में, मद्रास आईआईटी में, वहां की तमिलनाडु की ग्रामीण युवक जो आईआईटी में पढ़ा नहीं है, उन्होंने अपने ही टेक्नोलॉजी में स्पेस में जाने वाला लो ऑर्बिट की सैटेलाइट बना के उड़ा भी दिया है। यह आज संभव हो रहा है उच्च शिक्षा संस्थान की योजना के द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, आज कहा जाता है, मेरे बहन आदरणीय प्रियंका जी ने, मैं खाने वो चीज तो कहूंगा, प्रियंका जी ने कहा कि भाई 25 लाख लोग बाहर जाते, उसमें 70% जाते हैं। ऐसे नहीं जाते हैं प्रियंका जी। आज हमारे देश में लगभग जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से या एमईए से जो तथ्य हम लोगों के सामने है, इसकी वैरी करता है, इधर उधर के लगभग ये 15 लाख के अंदर है। 2-3 देशों की डेस्टिनेशन ये 15 लाख के अंदर है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारी देश की, हम ये पीएमआरएफ 10,000 क्यों देते हैं? हमारी देश की विद्यार्थियों में ताकत है, उनको यही पढ़ा के इसी के इंस्टीट्यूशन को और मजबूत करके, इसीलिए हमने आईआईटी को महत्व दिया, एनआईटी को महत्व दिया। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में हमारी संस्थाओं की कैपेसिटी बढ़ाए, इसके बारे में हमने दायित्व लिया है। आज जैसे मैंने कहा शुरू में, स्किल डेवलपमेंट आज एक प्रायोरिटी की विषय है। इसके कारण आज हमारी देश में, मैं अगर एक मानक आपके सामने बताऊं, क्यूएस रैंकिंग में 2014 में, क्यूएस एक विश्व की वन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग एजेंसी है, क्वालिटी मेजरिंग इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा कि 46 इंस्टीट्यूशन, अभी 2014 में 10 थे, 2014 में 10 थे और 24 में ये 46 हुआ है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी पीएचडी एनरोलमेंट में 2014-15 में 1,70,000 विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 2,33,000 हुए हैं। जैसे मैंने पेटेंट के बारे में कहा, पेटेंट में भारत पहले 2013 में 8th पोजीशन में था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तथ्यों में बता रहा हूं, आज भारत 6th स्थान पे पहुंचा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हम 3रे स्थान पे पहुंचे हैं। उससे महत्वपूर्ण एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। एक
अंतर्राष्ट्रीय साइंस इनोवेशन ट्रैकिंग एजेंसी है आस्पी, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उन्होंने 2003 से 7 भारत की एक असेसमेंट किया था। वो लंबे समय की ट्रैकिंग करते हैं। उसमें विश्व की जो पहला 5 टेक्नोलॉजी था, उसमें केवल भारत 4 टेक्नोलॉजी में किसी एक पोजीशन में थे। आज उसमें 64 क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी में काम का उन्होंने ट्रैकिंग किया। दुनिया में किसी भी देश में क्या क्या टेक्नोलॉजी की काम हो रहे हैं, 46 क्रिटिकल एरिया में, उसमें भारत आज 45 स्थान पे, पहला 5 में, नहीं तो 2 में। ये क्षेत्र क्या है, मैं अगर उस क्षेत्र को कुछ बताऊंगा, ये सारे में एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन्स एंड एनर्जी एनवायरमेंट, ये आज हमारी साइंटिफिक उपलब्धि का स्थिति में आपके सामने उल्लेख किया। उपाध्यक्ष महोदय, कई विषय कहा गया, कई तत्वों के बारे में चर्चा किया गया। अगर मैं आपके सामने कुछ विषयों को माननीय सदस्यों ने जो विषय सब उठाए, उसको अगर मैं सबसे पहले थोड़ा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कुछ तथ्य को रखा। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई ये उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। मैंने एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ विषय उल्लेख किया। अभी अगर उसमें असर के बारे में आदरणीय प्रियंका जी ने भी उसको उल्लेख किया। ये दोनों को मैं जोड़ के एक उत्तर देना चाहूँगा। इस बार की असर की जो परफॉर्मेंस है, असर हर एक 2 साल में एक बार वो सर्वे करते हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, कभी कभी हमको भी थोड़ा निष्पक्ष दृष्टि से दिखते हैं। अभी इस बार की जो असर की रिपोर्ट है, उसको मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। रीडिंग और अरिथमेटिक से क्लास 2 की स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को वो ऊपर की क्लास के बच्चों को पूछते हैं और उसमें लर्निंग आउटकम हिसाब करते हैं। ये पहले बहुत ही चिंताजनक अवस्था देश में था। आज स्टैंडर्ड 3 में 2018 में ये 20.9% आउटकम था उसकी, इतने बच्चे पढ़ पाते थे। 2022 में कोरोना के कारण ये घट गया। अभी मैं ये क्लास 3 की स्टैंडर्ड में बोल रहा हूँ। 3 की स्टैंडर्ड के बच्चे 2 की परीक्षा में कैसे करते हैं, अभी ये बढ़ के 23.4 हो गया। ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ ही नहीं, ये बढ़ा हुआ है। और क्लास 5 में ये पहले 18 में 44% 2 था, 22 में फिर कोरोना के कारण घट गया, ये 38.5 हो गया। अभी इस बार बढ़ के ये 44.8 हो गया, लगभग 45% हो गया। ऐसे ही गणित में भी परफॉर्मेंस ऊपर आया है, बढ़ने की ओर आई है। इस बार पिछले बार 26% से इस बार बढ़ के लगभग 34% तक आया है क्लास 3 में। क्लास 4 में ये पिछले बार की 30.7 से बढ़ के 25.6 से बढ़ के 30.7 आई है। गवर्नमेंट स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में पिछले दिनों में सरकारी स्कूल के प्रति रुझान बढ़ी है। सरकारी स्कूल में लर्निंग आउटकम ज्यादा है। इसीलिए एनईपी में लोग पूछते हैं कि एनईपी का क्या अर्थ है। एनईपी का अर्थ यह है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दक्षता धीरे धीरे सने आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस बार असर रिपोर्ट के बाद जो लेख सब आई है, उस लेख में यह आया कि एनईपी एनर्जी दिखने को मिला है, एफएलएन की सफल रूपायन हो रहा है, जिसके बारे में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी स्वीकार किया कि चलो एफएलएन के बारे में हम लोगों को सबको मिलके आगे बढ़ानी चाहिए। एक विषय आपने कहा कि सांप्रदायिकता की बू आती है अभी की एनसीईआरटी के अप्रोच में। ऐसा हमारी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहूं, उन्होंने एक घटना बताया कि गांधी हत्या में आपने कुछ विषय को डिलीट किया। एनसीईआरटी एक स्वतंत्र बड़ी है, उन्होंने कुछ संशोधन किया। मैंने अखबार में पढ़ के मैंने उसको जानकारी भी लिया। 2005 में जिस टोली ने उसको लिखा था, उसका उद्देश्य क्या था? गांधी हत्या में जो हत्याकारी थे उसको देश जानता है, उसके बारे में एक सबकी मत है, समीक्षा है। लेकिन क्या
उसको दर्शाते हुए हम भारत की कोई जाति वर्ग ही उसके लिए जिम्मेवार है। क्या ये बच्चों की हम पढ़ाना चाहिए क्या कि ब्राह्मण वर्ग के लोग जिम्मेवार है, ये पढ़ाना चाहिए क्या? क्या उसको हम अनुमति देनी चाहिए क्या? यह मूल विषय था। इसमें सांप्रदायिकता, बच्चों में नाम लिखो, क्या आपत्ति था? प्लीज नाम है। अरे देखो बेटा जी, आप जोर से कहने से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आप पढ़ लो, जो पढ़ लो। मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं, मान्यवर, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। मैं फ्लो में बोल दूं, फिर विज्ञान सिंह का एक दो क्वेश्चन भी ले सकता हूं। एक मेरे मित्र ऋतव्रत, वो ऋतव्रत, विल सी ऋतव्रत मेरे मित्र, विल सी मैं कह रहा हूं देखेंगे। आप बैठ जाए, मैंने कहा एग्जामिन करेंगे। भाई आप ही ने किया, आप ही ने किया, प्लीज आप ही ने किया, खड़गे जी प्लीज सिट, आप ही ने किया, आप ही ने किया। बोले उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ऋतव्रत जी ने, उसकी डिलेमा को मैं समझ सकता हूं। वो लेफ्ट से एकदम राइट आया है, उसकी अच्छा दिख रहा है अभी, लेकिन उधर तो थोड़ा जो दिख रहा था, अभी मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, लुकिंग मोर हैंडसम, कीप इट अप, बढ़े जाओ आगे। लेकिन उन्हें कहा कि कभी कभी वो पुराना हेलोसिनेशन रहता है, क्या करें? माय डियर फ्रेंड ऋतव्रत, आपने कहा कि एनसीईआरटी ने भारत की कुछ जन आंदोलन को मिटा दिया। हाँ, मिटाया हमने। क्या हम इस देश में बंदूक उठाने वाले, देश की प्रजातंत्र को नहीं मानने वाले नक्सलवाद को हम जन आंदोलन कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसलिए हटाया। किशन जी कौन थे? जिस पार्टी में आप पहुंचे हो, उस पार्टी ने किशन जी को क्या किया? ये नहीं चलेगा। ये चीजों को सिलेक्टिवली आप कह दोगे, ये नहीं चलेगा। तर्क होना है तो पूरा तर्क होगा। इस देश को अधिकार भी है सारा विषय को समझने के लिए। प्लीज रीता, like to answer that also. let him speak. Nothing has been omitted. Deputy Speaker sir, Deputy Chairman sir, nothing has been deleted from anything. During Corona period, some rationalization has been done by NCERT. What they have to do, they have done. They have corrected their mistakes. जो गलती हुई है उसको सुधारने में कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत बातों को जस्टिफाई करने में चिंता बढ़ती है डेमोक्रेसी में। यह उचित नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे मित्र प्रताप गढ़िया शायद है या नहीं है, अच्छा बोल के भाग जाते हैं, उनका तरीका ऐसा ही है। कहां से ले आए, कहां से तथ्य ले आए कि भाई शिक्षकों की प्रशिक्षण नहीं है। मैं पता नहीं प्रताप गढ़िया जी कवि भावुक की मैंने कौन सी कविता पढ़ ली है, किसकी कविता पढ़ ली है वो जाने, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक डाटा है, यूडाइस, राज्य सरकारों ने जो तथ्य एक प्लेटफॉर्म पे डालते वो नोन एज यूडाइस। यूडाइस में मैं प्राइमरी स्कूल की टीचरों की ट्रेंड कैपेसिटी 88.2% मेरे सामने है, अपर प्राइमरी की 89% ट्रेंड है, सेकेंडरी की 90.7% ट्रेंड है, हायर सेकेंडरी की 89% ट्रेंड है। ये ट्रेंड टीचरों की अभी की स्थिति है। हाँ, ये मैं सुधा मूर्ति जी से स्वीकार करता हूं, उन्होंने जो कहा 3 साल के अंदर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसीलिए तो डाइट को हमने मजबूत किया। डाइट में कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग, अपस्किलिंग होते रहेगा, ये हमारी अभिमत है। उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, अनेक राज्यों में अनेक सरकार है, अनेक राज्य सरकार इन दिनों में नियुक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन मैं केवी और जेएनवी ये दो शिक्षकों, शिक्षा संस्थान के बारे में थोड़ा तथ्य रखना चाहूंगा। केवी में 4 से 14 10 साल 4 से 14 19,059 शिक्षक नियुक्ति हुए थे, 19,059 टीचर्स नियुक्ति हुए थे। हमारी 14 से 24 के अंदर 33,952 टीचर नियुक्ति हुए। ये रिकॉर्ड है,
ये बात ठीक है। अभी भी देखो टीचर सर एज होते हैं, वैकेंसी होता है, हमारी सरकार घर नहीं बैठी है। नियुक्ति मेला के माध्यम से हर एक महीने में हमने नियुक्ति देना जारी रखा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन हमने 10 साल की अगर कंट्रास्ट आंकड़ा आपको दिखाए तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि आपने 19,000 किया तो हमने 33,000 किया, आपको स्वाभाविक अच्छा नहीं लगेगा। नवोदय विद्यालय में हमने 7,000 फ्रेश अपॉइंटमेंट इन दिनों में किया है। यह भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है उपाध्यक्ष महोदय। अभी टीचर की अपॉइंटमेंट, हायर एजुकेशन के टीचर के अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत सारे चर्चा हुई। मैं एक ही तथ्य सिर्फ आपके सामने दूंगा। हायर एजुकेशन में इन 2014 37% ऑफ 16,217 सैंक्शन पोस्ट हायर एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तब इतने सैंक्शन पोस्ट था। तब जो तथ्य कहता है ये 57% एससी, 63% एसटी, 60% ओबीसी पोस्ट खाली था। ये उनकी परफॉर्मेंस की ये गारंटी था। अभी हमारे मित्र मनोज झा जी वो अनुमति लेकर गए हैं। मनोज झा जी एक विषय कह के गए कि भाई नॉट फाउंड सुइटेबल। ये तो मेरे लिए प्राजुर्य नहीं उपाध्यक्ष जी, ये सही बात है, उनकी जो शंका है वो सही बात है। क्या होता था पहले उच्च शिक्षा की शिक्षकों की नियुक्ति में देश की संवैधानिक व्यवस्था को मान्यता नाम के लिए माना जाता था। इंटरव्यू होते थे, नॉट फाउंडेबल, फाउंड सुइटेबल कैटेगरी दिखाया जाता था, फिर उन संवैधानिक सुरक्षित वर्गों के अधिकार को हनन करते हुए उसको जनरल कैटेगरी में परिवर्तित किया गया। यह कब से प्रैक्टिस चला? आजादी के उपरांत एससी एसटी रिजर्वेशन चली, तब से चला। मंडल कमीशन के बाद 90s में से ओबीसी रिजर्वेशन हुई, तब से चला। मान्यवर ये नॉट फाउंड सुइटेबल की मंत्र तो आप ही ने जानता है, आप ही उसको चलाए। देश में पहली बार एक क्रांति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए। तथ्य मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 2019 में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट लाया गया। पहली बार आजादी के इतने साल के बाद 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद कई एमपीओ ने उनको बात किए, सभी अधिकार हमारा छीना जाता है, एससी एसटी एमपी मिले, ओबीसी एमपी मिले। पहली बार भारत की संसद ने लोकसभा राज्यसभा में कानून बनाया गया, नॉट फाउंड सुइटेबल इज एबोलिश्ड। यह नहीं चलेगा, खाली है तो खाली और भरना पड़ेगा। किसी ने कहा भाई आपने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी रखते तो उसको उठा दिया, हमने उठाया। यह हमारी समय का निर्णय है कि भाई अच्छा बच्चा घर की प्रेशर में नौकरी में जाएगा या पीएचडी के नाम पे 4 साल 5 साल बिता के नौकरी आएगा, इसलिए अपेक्षा करेगा। इसलिए विशेष करके जो नॉट फाउंड सुइटेबल की जो षड्यंत्र को हमने ढूंढा, आर्ट को बन गया, फिर भी टीचर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जो उनकी योग्यता की कैपेसिटी में इतना विषय क्लिष्ट किया गया है, ये नहीं मिलता है। इसमें तो खरगे जी भी सपोर्ट करेगा इसको, ये तो तथ्य है, सबको सपोर्ट करना है। 2019 में तो इस हाउस में हुई थी, आपको तो मौका, आप पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक राज्यों में देश में शासन की दायित्व में रहे, आप तो बहुत सारे घड़ियाली आंसू बहाने में आज भी दक्षता आपके पास है, आपने क्यों नहीं किया? और हम करें तो आप कहोगे कि भाई ऐसे विचारधारा आपकी अलग है। हमारा विचारधारा गरीब कल्याण है, हमारी विचारधारा एससी एसटी की उत्थान है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी फिर मेरे मित्र ऋतव्रत और मेरे बहन नूर जी ने बंगाल के बारे में उल्लेख किया। बंगाल के बारे में मैं कितना कहूं, कितना मर्यादित कहूं, अमर्यादित क्यों भी कहूं, ये तो बात तथ्य है। अभी सीएजी की रिपोर्ट, कुछ तथ्य आया, बहुत पुरानी नहीं, 3 साल पहले के एक तथ्य आया, कुछ कंप्लेन आया, बंगाल से कोई पब्लिक पिटीशन आया कि वहां का जो पीएम पोषण की पैसा, शायद इस बैंक, भारत सरकार की कोई पैसा जाता है तो कोई निर्दिष्ट बैंक अकाउंट में रहता है, उस बैंक अकाउंट आ गया बाहर। उस पैसे से वहां की सत्ताधारी दल की कुछ अंदरूनी झगड़े के कारण जो हानि हुई,
उस हानि में किसी को कंपनसेशन दिया गया, उसकी मुआवजा भरा गया है पीएम पोषण की पैसे से। ये तथ्य कोई आपत्ति नहीं था। ये जो आया हमने इसे नहीं माना, हमने उपाध्यक्ष जी ऐसे नहीं माना, ऐसे होते रहता है, पब्लिक पिटीशन होते रहता है। हमने उसको उठा के सीएजी का स्पेशल ऑडिट करवाया सर, वही तथ्य आया। अभी वो सीबीआई की इंक्वायरी हो रहा है, हम क्या करेंगे साहब? भारत सरकार की बंगाल के हिस्से की गरीबों की पैसा को अगर कोई पार्टीबाजी में खर्चा करे, इसको हम देना चाहिए क्या? इसको हम देना चाहिए क्या? कैसे दे सकते हैं? नियम कहता है क्या? सब यही विषय है। हम क्या कर पाएंगे सब? आपको भारत में नियम कानून, कोई आप सत्ता में आगे अच्छा है, लोगों ने आपको चुना, सेवा करो, लेकिन इसकी अर्थ और बाकी आपके बारे में क्या कहे? जितना कम के आपकी शिक्षा मंत्री कहाँ है अभी? कहाँ है अभी? किस शिक्षा मंत्री के घर में किस प्रकार की पहाड़ मिला? सर ये हमें भी शर्म आता है सर, हम पुराने बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा, आप भी हो हम भी है सर। हमें भी, जो बंगाल एक समय में शिक्षा की सरस्वती की भूमि होता था, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि होता था, विवेकानंद की भूमि होता था, श्री अरविंद की भूमि है, उसमें उस राज्य में शिक्षा मंत्री, हे प्रभु सर, ये सर क्या कहा जाएगा सर? इसको क्या कहा जाएगा साहब? ये विषय में सर, ये विषय कुछ सच भी ना सर बड़ा कड़वा होता है। इसको क्या करें? किस इश्यू का सामना करना चाहिए? प्रजातंत्र में आप कुछ कहोगे तो आपको भी थोड़ा सुनना भी चाहिए, और आप सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। ये बंगाल की स्थिति है। उसमें फिर अभी हमारे मित्र जॉन ब्रिटास मेरे बहुत परम मित्र है सर, बहुत सदन के बड़े आदरणीय सदस्य है, और केरला के बारे में बड़े प्राइड करते। मैं भी केरला के बारे में बहुत, मेरा अभिमान है केरला के बारे में अभिमान। हमारे कोई भेदभाव नहीं है। और यूनिवर्सिटी के बारे में वो भी मेरे मर्यादा वो भी जानते हैं, मैं उनकी मर्यादा जानता हूं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्या सर, यूनिवर्सिटी, अभी आदरणीय थम्बी दुराई जी उल्लेख कर रहे थे, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लेके, टीचर स्टैंडर्ड्स को लेके जो विवाद उठा है, कि सर ये 2025 में उठा है क्या? जो विधि व्यवस्था हमने लाया है, जो यूजीसी ने जो रेगुलेशंस की रिफॉर्म का एक मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा, क्या सिर्फ ये अभी आया है क्या? ये सब आजादी की पहले भी था, आजादी की बाद भी चली। 2010 में भी आप ही के समय, जिसको कोट कर रहे थे थम्बी दुराई जी, आदरणीय थम्बी दुराई जी ने राइटली याद दिलाया कि किसकी सरकार तब थी, उस समय में भूमिका किसकी, कौन बनाई, उसकी थोड़ा इंक्रीमेंटल सुधार इस बार किया गया, वो प्रस्ताव के लिए रखा गया है। आप सुझाव दोगे उसको, हो सकता है तो कुछ और सबको मिल बैठ के आगे कर भी लेंगे। और जॉन ब्रिटास साहब, क्या हम यूनिवर्सिटियों में राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लोगों को अपॉइंटमेंट कर दें क्या? यह मूल विषय है। अरे मैं, भाई साहब आप बड़े आदमी हो, मैं तो उड़िया आदमी हूं सर, हमारे वहां कहावत है, मैं उड़िया में कह देता हूं, बीसी बाबू आपको हिंदी में समझा देंगे। बड़े आदमी को उत्तर नहीं, आसमान को कोई सीढ़ी नहीं है। मेरे दिग्विजय सिंह मेरे अत्यंत श्रद्धा सर, हम बचपन से उनके नाम पढ़ के आ रहे, देश के बड़े नेता हैं, मैं उनको क्या कहूं साहब? ऐसे मत कहो सर, मैं अगर कच्चा चिट्ठा खुला जाएगा, मैं इसलिए कहा ना, मैंने जॉन ब्रिटास को पहले में अनुमति ले लिया था, सुड़ाई, मैंने उसको नाम कहूं, डोंट डू दैट, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी मर्यादा को रखते हुए मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ केरला इज व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑन केरला? सर, अभी देयर इज ए इंस्टीट्यूशन, there is a National Book Trust, is a very prestigious publication house of Government of India's Education Ministry. Recently, NBT has printed a book, published a book, written by Captain Liti Chako. She's a professor from St. Joseph College, Iringala, Kanda. Right? My pronunciation is right? How I impress Deputy Chairman sir? In one of the program, I made few sisters from a church. They came to see me. They say, sir, we have a center of ancient civilizational studies. We have some ancient documents. Can you help us to
publish this as a book. Then I advise NBT, you see, can you do something? Can you help them? In February only, I got an opportunity to dedicate that book. That book is on whom? Published by a Christian organization of Kerala and written by Captain Liti Chako, might be a Christian lady. I don't mind that also. What was the topic? Topic they have selected. I have not selected. I have not suggested. What is the topic? Life and contribution of Samagra Madhava. Who is Madhava? Madhava is a mathematician of 14th century of Kerala. The research work the Pandulipi has developed and scientifically preserved by a Christian body. This is my understanding of minority institution. This is not an issue of appeasement. This is of my understanding of Kerala. We never discriminate anybody. We are open to everybody. Sir, I need your protection. I need you. I want to submit few things. I want to submit few things. Since last 2 days in Lok Sabha and also today, here and in Tamil Nadu, certain things are going on. Sir, let me first clarify. Sir, in our society, that means in my own Odia society, Lord Jagannath is above everybody. The king of Puri, which really is not a king, is a very philosopher kind of person. He is the living deity to all Udiyas, all Sanatanis. My king married to the queen of Kanchi. So my mother is from Tamil Nadu. Sir, I am a son of Tamil Nadu's lady. And here it's a coincidence. Here the issue has been raised by none other than one of the very respectable member of this house, Dr. Kanimoji. In another house yesterday, another Kanimoji is very respectable, very personally, both of them are my sisters. Again, I am a Udiya, I am a believer of Lord Jagannath. In my civilization, my society, mother and sisters are above everything. If I hurt anybody in any of my words, again I beg apology, but I will beg apology 100 times. No prestige issue from my side. But you have to face the truth. You have to face the truth. इसलिए मैं कभी कभी घबराता हूं. मैंने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है. 68 में हम कहां थे? Where are we? Where are we? Who was appointed Kothari Commission? What was the recommendation of Kothari Commission? Dr. Kanimoji was quoting, yes, we have accepted certain things. Let me read out a letter by Chief Secretary of Tamil Nadu. Let me read out. The date 15 March 24 only. We have never stopped anybody's fund, sir. We have never stopped anybody's fund. I can show you the allocation, what we have given to Tamil Nadu. I can show you later on. In 15th March, and exactly a year ago, in those days, there are 15 days left for the closure of the financial year. Negotiation, I have written 5 letters from my side to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. There are, I was counting, there are 13 communication by Government of India to their counterparts at my level, to Honorable Chief Minister, to Honorable Education Minister, to the respective department heads, to the Chief Secretary. On one of the reply, the Chief Secretary of Tamil Nadu on 15th March 24, just a year ago, what he has written. Subject, establishing PM3 schools in Tamil Nadu. The state of Tamil Nadu has always been committed to provide enhanced quality education in its students by implementing many impactful initiatives in school education sector. I also appreciate.
In one of my latest letter, how do I see Tamil Nadu? I agree. I agree with some of the argument put forth by Tamil Nadu. What is Tamil Nadu? I don't have any confusion. At least this government has never in confusion to portray what is Tamil Nadu. Sir, ये सरकार तमिलनाडु में काशी तमिल संगमम के आयोजन करने वाला विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी है। तमिल स्वराष्ट्र संगमम आयोजन करने वाला विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी है। सर, नरेंद्र मोदी जी ने इतना नहीं किया। अब ये आज आई एम सो हैप्पी, आई एम सो डिलाइटेड टू लिसन डॉक्टर कानिमोझी व्हेन शी कोटेड तिरुकुरल ऑन एजुकेशन। I am grateful to you, Dr. Kani. You have rightly enlightened this house by mentioning Tirukkural. What is our commitment to Tirukkural? Prime Minister Modi has given instruction to all of us. Translate Tirukkural to different Indian language, different foreign language. Prime Minister Modi inside country and outside country. Many times he has mentioned Tamil language is the ancient language of human civilization. That we believe. I personally committed to my Prime Minister's vision. This is our commitment to Tamil language. Tamil language is nobody's monopoly. Nobody can teach us lesson how to behave with women. Those who have, what they have done to the great leader Jayalalitha in the floor of the House of Tamil Nadu, history has never forget that. They cannot teach us lesson. They cannot teach us lesson. They should have patience to listen that. What they have done to the great leader Jayalalitha in the floor of the House of Tamil Nadu. All people are witness. This entire what? Please. We don't need, Deputy Chairman sir, we don't need anybody's certificate. Are we committed to Tamil language or not? We are committed to Tamil language. My Prime Minister is committed to Tamil language. Let me cite another example. Prime Minister Narendra Modi is the only leader in this country who has envisioned an international center. Is an international center in Tiruvallur at Singapore. The first of kind in this country. We have Please. Deputy Chairman sir. Deputy Chairman sir. Truth always enlightened many people, pinch few people. How can we help it? सच तो कड़वा होता है। सच तो कड़वा होता है, ये कैसे भूला जा सकता है? Point of order. हाँ. Rule, Mr. 240. 240. हाँ, कहीं. 140. 240. 240. Yes. Sir, Chairman, after having called the intention. Yes, I got it. Kindly please. I'll. Whichever is irrelevant, I leave it to your decision, sir. Thank Kindly you. expunge it. Thank you. Which is totally irrelevant to the subject is speaking about. Honorable Minister. Sir, I leave it to your wisdom. Please. Sir, I leave it to your wisdom. I don't have any prestigious on anything. I leave it to your wisdom. But truth is always painful. Some people, are those who are staying in the glass house, they should know they are staying in the Please glass take your house. seat. Please take your seat. Please continue. No, I am. If somebody is Continue. Sir, I am in social life since my school days. So I am a student of public policy. I track politics. I read newspaper. Nobody has right to outrage the modest of a senior leader like Jayalalitha ji. If it is truth, you have to accept that. John Bitas, you are from Kerala. District. Please take your seat, John Bitas. Please take. You have already Sir, how do spoken. I? Please. Sir, how do I? In one of my letter to Honorable Chief Minister Tamil Nadu, when I again and again I appealed, you should join NEP, you should join PM3 on the 21st February of this year 25. How do I portray Tamil Nadu? What is my feeling? What is my understanding of Tamil Nadu? On the para 8 of my letter I have written, Tamil Nadu has always been torchbearer of social and educational progress, pioneering some of the most transformative reforms in India. That I believe, that my government believes. It has been at the forefront of movement
that have shaped modern education, uplifted marginalized communities and fostered an inclusive learning environment. This is our understanding of Tamil Nadu. This is my commitment. On returning back that, coming to the point, the Chief Secretary of Tamil Nadu has written, with reference to your letter dated so and so, I'd like to inform that the state of Tamil Nadu is very keen to sign the MOU for establishing the PM Shri school in the state. So these are very clear terms. Very clear. I'm reading it out. I'm reading it out again, further. Don't disturb me, my dear. Betas, you are creating problem. Keep quiet. In this regard, a state-level committee headed by School Education Secretary has constituted. Based on the recommendation of the committee, the MOU for establishing pre-MC school will be signed by the state before beginning of the next academic year 24-25. In a way, sir, we have Minister of Education. Election were there in those days. Minister of Education has well publicized that this information in the public domain. Sir, when I say, what's your problem? What's your agitation? What's your 63 three-language formula is something different. If I quote, what is there in NEP 2020? What is the interpretation of mother tongue? Everybody appreciated. Somebody said, you have not consulted us during, it was never discussed in the parliament. In those days, Corona was there. Deputy Chairman, sir, I think Dr. Kasturi Ranganji is above everybody, above all political colors. He is an integrated person. He is a Gangotri. When I saw him, I said, sir, you are the Gangotri of civilization. You are the epic center of the knowledge of this country. What he had done, उन्होंने शायद संविधान सभा के उपरांत सभी के साथ, सभी वर्गों के साथ, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक वर्ग, सभी राज्य, सभी से चर्चा करके एक व्यापक परामर्श के आधार पे, एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के आधार पे NEP 2020 बनाया. What was their recommendation? ये कहा गया कि जिस भाषा में बालक बालिका जिस भाषा को सुनता है वो पहले बोलता है, उसी भाषा में अगर वो पढ़ता है और लिखता है तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, इसकी रूटेडनेस बढ़ेगी. इसीलिए इट शुड बी लर्निंग लेवल 1, रीडिंग लेवल 1 R1. इसको लैंग्वेज पहला कहा गया. सर, दूसरे लैंग्वेज के बारे में परिभाषित करते हुए, लैंग्वेज यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन and which literacy is first attained, preferably the familiar language of the students. It should be the language most familiar to the students, often mother tongue or home language. Yes sir, R1, ये पहला language. 2, R2, any other language including English. Any other language including English. Any other third language, R3, any other language that is not R1 or R2. Sir, nowhere it is Hindi or Sanskrit. With utmost responsibility in the floor of the House, I can inform this country, in NEP, none of the language has been imposed on anybody. This is an open thing. And those who are saying, I respect that sentiment. Personally, I respect the cultural sensitivity of every part of the country. It has to be respected. But things have to be changed. When we're talking about, just Sudha Murthy ji was speaking, after her speech, she came to bless me. I asked her, Amma, how many languages you know? She said, by birth she is a Kannada. By profession she learned English. By practice she learned Sanskrit, Hindi, also Odia, also Marathi, also Telugu. What is wrong in that? Who is imposing on Sudha Murthy ji, you must learn this language? Nobody is imposing anything on anyone. This is a democratic society.
And order of the time is you have to be multilingualism. I want to... Please, please. Sir, please, let me speak. Please. Honorable Minister will speak. Please. Sir, let me, one of the leaders, senior leader of our country, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Chandrababu Naidu ji. What is his view on this language? Why restrict to just 3 languages? We are talking about 2 languages, 3 languages. He is saying, Mr. Babu is a very futuristic and progressive person. His statement, why restrict to just 3 languages? We will promote as many as languages as possible. In Andhra, we have a plan to promote over 10 languages, including global language as part of the academic programs. सर, ये आने वाले दिनों में दुनिया की संभावनाओं को चंद्रबाबू जी कहते हैं मैं 5 विदेशी भाषा को पढ़ाऊंगा. कोई राज्य को मना नहीं. कोई राज्य, आज हमारी विश्व की व्यवसाय, हमारे व्यवसाय वैश्विक स्तर पे हो गया है. सर, टेक्नोलॉजी में पारंगम रखने वाला जर्मन इंग्लिश नहीं आता है उसको, जापान को इंग्लिश नहीं आता है, चाइना को मैंड्रिन आता है, सर इजराइल को हिब्रू आता है. अगर मेरे देश की नौजवान विश्व की 5 भाषा सीखे, मेरे राज्य की, मेरे देश की 5 भाषा सीखे, उसमें मैं बाध्य क्यों किसको करूंगा? मेरे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. फिर भी उसके बाद मैं किसी की कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान देता हूं, क्योंकि ये मैं डीएमके के मित्रों की वेदना को समझ सकता हूं. उनको उन दिनों में जिन्होंने ठगा, अभी भी पीड़ा उनको ध्यान में आ रहा है. उनको लग रहा है कि अभी भी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है. ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है, विश्व की आवश्यकता को दिखते हुए हम लोगों ने बनाई है. यह कंसल्टेंसी से होगा हुआ है. आने वाले दिनों में भी चर्चा के आधारित पे होगा. कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है. लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कुछ तत्व और भी आपके सामने रखना चाहूंगा. जो लोग those who are putting this argument, we will have only 2 languages. What is happening in that state? I will give 3 examples. In Tamil Nadu, if you go by last 6 years statistics, let me put some few bare facts. In 1819, the total Tamil medium students in government school of Tamil Nadu, an aided school of Tamil Nadu, was 65.87 lakhs. And English medium students were 55.18 lakhs. That means 54% Tamil language, 45% English language. 2 languages, okay, accepted. In 23-24, what is the scenario? 46.82 lakhs Tamil language. From 65 to now it is 46. English language, nothing to say. In English language, it is 55 to 82. That means 63.4% English, 36.3% is Tamil. I am proud of Tamil language. Tamil language is ancient language of the civilization, the way as it's put forth by my Prime Minister. अगर तमिल भाषा में if Tamil language will not be strengthened, what is there in NEP? What is your understanding of NEP? What is your opposition to NEP? NEP is advocating up to class 5 in Tamil Nadu, the medium of instruction should be Tamil. This is in NEP. Therefore, in the 4th century, sir, I was the witness of the historic function when this new building was been found, the foundation stone was given of this building. You are there, part of that program. Prime Minister quoted, India is the mother of democracy. भारत प्रजातंत्र की जननी है. अच्छा, जिसको भारत के गौरव के बारे में गर्व ही नहीं, उसको मैं क्षमा मांगूंगा और क्या कर पाऊंगा? इस विद्वान को मैं क्षमा ही मांगूंगा. इस देश उनको मिलकर क्षमा मांगे. हे प्रभु, हे महाप्रभु जगन्नाथ, इनको सद्बुद्धि दो. यह प्रधानमंत्री जी ने कोट किया. कहां का था वो कोट? वो तमिलनाडु का कोट था. आज बृहदेश्वर में टुडे Burahadeshwar is there because the fundamental understanding of Tamil language, because it's ancient language of the civilization. We are promoting Sangol,
is understanding of Tamil language. It's Tamil civilization. We are committed to do that. Today, what is the scenario? Gradually, the colonial, I'm not against of English. Those students has to go to international market, they must learn and understand English. We have to compete globally. But for research, for critical understanding, mother tongue is the primary. That is the primary precondition of national education policy. Up to 5th, mother tongue oriented education is must. In Tamil Nadu it is Tamil, in Andhra it is Telugu, in Odisha it is Odia, in Madhya Pradesh it is Hindi. And up to 8, it is preferably. Then after 8, it is up to the choice of the student. Sir, there are how many, what is the original, I felt, simply sir, I failed to understand. I'm not yet authenticated, I'm not so sure about the fact, but it's a tentative right fact. In Tamil Nadu, those who are advocating only 2 language formula, in their own government school, the Tamil language is declining. The colonial language is increasing. This is an alarming thing. No more Purohiteshwar. No more. Nobody is throwing upon you. Don't create fear psychosis. Don't be fear psychosis. You don't be fear. Don't create fear psychosis. Don't create fear psychosis. Sir, okay. Okay, sir. Please. They have. Please. They have their reservation. Okay. But what is the fact? Sir, what is the fact? In Tamil Nadu, there are 1,500 minority schools run by government aided and private. In those 900 schools, around 1,500 schools, in 900 schools, Telugu is a language. 3 language formula. Urdu is in 350 schools, 3 language formula. And in rest schools, other Kannada, Malayalam, all languages are there. Please, let him. Don't know about Uttar Pradesh. You not go on record. Please. Sir, in Tamil Nadu, there is a much appreciation. Sir, I met a girl. Sir, I met a girl at Kharagpur Research Park. She's a young girl from Transport Nagar of Tamil Nadu, that lorry point, Namakkal. I met a young promising girl, young scientist from Namakkal. Is a daughter of a small shopkeeper. She is doing research in biotechnology department in Kharagpur IIT. What she is researching? She is researching about vegan meat. She wants to be an entrepreneur. She was good at Hindi. Out of my curiosity, I asked her, Beta, you are a girl from Tamil Nadu. How do you so good at Hindi? Sir, she told me, by design, by conscious approach, I took Hindi because I want to be an entrepreneur. I want to create a business model for pan-India level. This is the new Tamil Nadu. This is the aspiration. There are 100, if I said, there are 1460 central CBSE affiliated schools in Tamil Nadu. 1460 CBSE affiliated schools. Out of that, Tamil is taught in 11 schools. English is taught in all 60 schools. Hindi is taught in 774 schools, given permission by Tamil Nadu government. This is the fact. This is the you may be live in your own cell. You may be live your own cell, but this is the reality in Tamil Nadu today. This is a new aspiration. You can't stop any aspirational thing for the youngsters of the country. I don't have any intention to offend any individual. As I said, all the colleagues are my respected colleagues. But the fact, what does it mean by NEP? NEP is meant for mother tongue based education. मातृभाषा आधारित शिक्षा पहला शर्त है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की. स्किल के बारे में चर्चा किया गया है. लोगों ने सुझाव दिया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में स्किल करना चाहिए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए टेक्स्ट बुक में
क्लास 6 से स्टैंडर्ड 6 से स्किल ओरिएंटेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, रूटेडनेस, these are the future of new education policy. I appeal to Please. I appeal to my colleague, I appeal to my colleague from Tamil Nadu. Let You they already raised the. let they abuse me. You have raised. Please. Let they abuse me personally. वो मेरे को कितना भी गाली गुलाज करे, आज तमिलनाडु की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने You have already raised point of order. उपाध्यक्ष महोदय Madam, please. टुडे ओनली Please. सर, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि शिक्षा मंत्री एनईपी की अर्थ, पीएम श्री की Teacher स्कूल की Shivaji, अर्थ please do not go by संस्कृत rules. और I हिंदी will में also पढ़ाने की quote- शर्त रख रहे I हैं। also quote. Please, I have already given you opportunity. Let him speak. Why not allow Please. first point of order, sir? Please. सर, डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारी कोई शर्त किसी विषय पे नहीं है। भारत को विकसित करना है, भारत को नई ऊंचाई तक ले जाना है। तमिलनाडु हमारी देश की ग्रोथ already इंजन allowed है, you. हमारी दायित्व है I had already allowed तमिलनाडु की you. नेतृत्व में हम देश को आगे ले जाना। आपको, मेरे को व्यक्तिगत रूप में, you can't call me fool, but you cannot make fool all the Tamil Nadu people for all the time. Be over that. You can abuse me. You can scold me. You can name me in any derogatory word. I'm ready to accept. But for heaven's sake, for God's sake, don't devour the opportunity for the youngsters of Tamil Nadu. Don't be so Semitic. Don't be so small. Please come out of the old ideas. Please come out of old ideas. We all have to come together and build a new country. Thank you, Chairman, sir. Thank you.